आज हम बात कर रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। देखो, कल हमने पढ़े थे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीनों थे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जबकि अपन दूसरे तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको अपन बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी ज्यादा मात्रा में बॉडी को जरूरत होती है, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है इनको बॉडी में कम मात्रा में जरूरत होती है, इसलिए इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक तो विटामिन होता है और दूसरा होता है मिनरल्स। दो तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, एक विटामिन और दूसरा मिनरल्स, दो तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन जो है इनको वाइटल एमिन भी कहा जाता है। वाइटल एमिन, विटामिन जो है उनको वाइटल एमिन कहा जाता है। और विलियम फ्लेचर जो है इन्होंने नाम दिया था ये स्पेशल फैक्टर। विलियम फ्लेचर ने विटामिन को स्पेशल फैक्टर कहा था। और काश्मीर और फंक, ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको विटामिन ए नाम दिया, ये विटामिन नाम दिया। तो विटामिन नाम जो है, विटामिन वर्ड देने वाले वैज्ञानिक का नाम काश्मीर और फंक है। सबसे पहले खोजा गया विटामिन जो है वो विटामिन सी है। विटामिन सी है जिसको अपन एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था विटामिन सी। फर्स्ट डिस्कवर्ड फैट सोल्यूबल विटामिन। देखो, बी, विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये दोनों वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, ये दोनों वाटर सोल्यूबल विटामिन है। और सबसे पहले फैट सोल्यूबल विटामिन जो खोजा गया था वो था विटामिन ए। तो विटामिन ए और विटामिन सी की खोज सबसे पहले हुई है, और उन दोनों में भी सबसे पहले विटामिन सी की खोज हुई है। लेकिन यदि कोई पूछे कि विटामिन जो है उनमें फैट सोल्यूबल विटामिन में सबसे पहले कौन सा विटामिन खोजा गया, तो वो था विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो सबसे पहले खोजा गया था, फैट सोल्यूबल विटामिन। बात करें लास्ट विटामिन टू डिस्कवर्ड, मतलब सबसे लास्ट में कौन सा विटामिन खोजा गया था, वो है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 जिसको अपन साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, साइनोकोबालामिन, वो सबसे लास्ट में डिस्कवर किया गया विटामिन है। इन विटामिन जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है एग्जाम में उनका केमिकल नेम, और उनके द्वारा जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उनकी कमी से जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि विटामिन ए जो है उसको रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो ये केमिकल नेम जो है विटामिन के, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन विटामिन की कमी से कौन सी बीमारियां होती है, ये एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। तो विटामिन दो तरह के होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन और दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। मतलब फैट सोल्यूबल विटामिन वो विटामिन जो फैट के अंदर घुल जाते हैं और स्टोर्ड इन बॉडी, और बॉडी के अंदर जो है फैट के अंदर स्टोर रहते हैं, और इनके मेटाबॉलिज्म के लिए बाइल की जरूरत पड़ती है। मतलब लीवर जो है अपना, लीवर, इस लीवर के जो सिक्रीशंस होते हैं उनको अपन बोलते हैं बाइल। और ये फैट सोल्यूबल विटामिन जो है उनके जो है एब्जॉर्प्शन के लिए, उनके मेटाबॉलिज्म के लिए बाइल की जरूरत होती है, क्योंकि फैट जो है उसका इमल्सिफिकेशन करने के लिए बाइल की जरूरत होती है। इसलिए फैट सोल्यूबल विटामिन के मेटाबॉलिज्म के लिए भी बाइल की जरूरत होती है। जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है, वाटर सोल्यूबल विटामिन दो हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। दो विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, तो अपन बात करें फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई और के, ये चार विटामिन जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन ए जो है इसको अपन रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन डी जो है इसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहते हैं। इनका केमिकल नाम फाइलोक्विनोन है। तो इनके केमिकल नाम है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए, डी, ई, के, ये कौन से विटामिन है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। ए का नाम रेटिनॉल है, डी का नाम कैल्सीफेरॉल है, ई का नाम टोकोफेरॉल और विटामिन के का फाइलोक्विनोन नाम है। विटामिन ए को विजन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, जबकि विटामिन डी को सनशाइन विटामिन, क्योंकि सूरज की रोशनी से जो विटामिन प्राप्त होता है उसको सनशाइन विटामिन कहा गया है। विटामिन ई जो है उसको ब्यूटी विटामिन या फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन के जो है फाइलोक्विनोन है, उसको कोएगुलेशन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्लोटिंग, ब्लड के क्लोटिंग में हेल्प करता है विटामिन के। बात करें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की और विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी जो दोनों कैसे हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। अब विटामिन बी जो है उसके अंदर बहुत सारे कई तरह के विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन बी जो है वो थायमिन के नाम से जाना जाता है, विटामिन बी 2 राइबोफ्लाविन के नाम से जाना जाता है, विटामिन बी 3 नियासिन। ये केमिकल नेम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है।
विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B3 जो है उसको नियासिन कहा जाता है, विटामिन B5 है इसको अपन पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, B6 जो है वो पायरिडॉक्सिन है, B7 बायोटिन या विटामिन H, और विटामिन B9 जो है उसको अपन फॉलिक एसिड कहते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B9 जो है वो फॉलिक एसिड जो है वेरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। B3 को नियासिन कहते हैं और B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, ठीक है, और B7 बायोटिन या विटामिन H, और B5 जो है पेंटोथेनिक एसिड, जो इनके केमिकल नाम याद रखने बहुत जरूरी हैं। और विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है, और विटामिन E को अपन कहते हैं टोकोफेरोल। तो ये सारे नाम, केमिकल नेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट अपन बात करें कि फलों को धोने से यदि जो फ्रूट्स हैं उनके अंदर जो है जो विटामिन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं कि फैट्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यदि फलों को धो लिया जाए तो इनके अंदर जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो नष्ट हो जाते हैं। और विटामिन C इज मोस्ट हीट लेबाइल विटामिन, मतलब थोड़ा सा ही गर्म कर दो, गर्म कर देंगे विटामिन C तो विटामिन C जो वो डीजनरेट हो जाता है, डेस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है उनको गर्म नहीं करना चाहिए। विटामिन ए की बात करें अपन, विटामिन ए, सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए किस तरह का विटामिन है? विटामिन ए, डी, ई और के, ये सारे के सारे विटामिन जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक, हाँ, फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन ए, डी, ई और के क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। विटामिन ए, डी, ई के फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो अपन बात कर रहे हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए जो है उसको रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, और विटामिन प्री फॉर्म्ड विटामिन ए भी कहा जाता है। रेटिनॉल को प्री फॉर्म विटामिन ए के नाम से जाना जाता है। तो बात करें कि विटामिन ए का प्रिकर्सर जो है, विटामिन ए का प्रिकर्सर बीटा कैरोटीन होता है, जिसको प्रो विटामिन ए भी अपन कहते हैं। विटामिन ए का प्रिकर्सर बीटा कैरोटीन होता है, जिसको प्रो विटामिन ए कहते हैं। और गाजर के अंदर ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, मैक्सिमम इन कैरेट। गाजर के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन जो है वो प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर का मतलब होता है कि पहले जो है ये केमिकल फॉर्म है वो बाद में विटामिन ए में कन्वर्ट होगा। तो विटामिन ए का प्रिकर्सर है वो बीटा कैरोटीन कहलाता है। डिस्कवर्ड इन 1913 में जो है वो मैककोलम और डेविस ने जो है विटामिन ए की खोज की थी, विटामिन ए की खोज की थी। ठीक है, विटामिन ए इज फर्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन टू बी डिस्कवर्ड। फैट सोल्यूबल विटामिन में सबसे पहले विटामिन ए की खोज की गई है, उसके बाद में डी, उसके बाद में ई और उसके बाद में के फैट सोल्यूबल विटामिन का डिस्कवरी की गई। तो फैट सोल्यूबल विटामिन में सबसे पहले विटामिन ए की खोज की गई है। फंक्शंस की बात करें तो विटामिन ए जो है उसको विजन विटामिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि डिम लाइट और ब्राइट लाइट इन दोनों के अंदर जो है वो देखने में हेल्प करता है अपने को विटामिन ए। तो देखो, अपने आंखों के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो रोड्स होते हैं और दूसरे होते हैं कॉन्स। रोड्स जो है वो डिम लाइट के अंदर, डिम लाइट की जो विजन होती है उस समय देखने में हेल्प करते हैं, जबकि कॉन्स जो ब्राइट लाइट है, तेज प्रकाश है या कलर विजन जो है उस समय देखने में हेल्प करते हैं कॉन्स। रोड डिम लाइट में और कॉन्स जो है वो ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करते हैं। तो देखो, इनके अंदर रोड्स जो कोशिकाएं होती है अपनी आंखों के अंदर, आंखों के रेटिना में रोड्स जो सेल्स होती है उनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, इसको अपन बोलते हैं रोडोप्सिन। ठीक है, इसको बोलते हैं रोडोप्सिन। और कॉन्स के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है उसको बोलते हैं आयोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन नाम के जो है वो पिगमेंट पाए जाते हैं रोड्स के अंदर और कॉन्स के अंदर। रोडोप्सिन को विजुअल पर्पल के नाम से जाना जाता है, जबकि आयोडीन को विजुअल वायलेट के नाम से जाना जाता है। विजुअल पर्पल और विजुअल वायलेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि ह्यूमन बीइंग्स में जो है वो रोड्स ज्यादा होती है कॉन्स की बजाय। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मतलब मनुष्य की आंखें जो होती है उनके अंदर रोड्स ज्यादा होती है कॉन्स की बजाय। रोड्स ज्यादा होती है मतलब डिम लाइट में देखने की क्षमता ज्यादा होती है,
ब्राइट लाइट की बजाय। ठीक है, तो देखो वोल्ट्स विजुअल साइकिल क्या होता है, अपन बात करें वोल्ट विजुअल साइकिल क्या होता है कि जैसे रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन किसके अंदर पाया जाता है, जो अपने रोड सेल्स जो हैं जो डिम लाइट में देखने में हेल्प करते हैं, उनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट को अपन बोलते हैं रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन पिगमेंट, ये देखो ये रोडोप्सिन। ये रोडोप्सिन क्या करता है कि लाइट की उपस्थिति में रेटिनॉल और ऑप्सिन दो भागों में टूट जाता है। रेटिनॉल क्या है, ये विटामिन ए है, ठीक है ना। तो रोडोप्सिन जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में रेटिनॉल और ऑप्सिन जो है वो दो भागों में टूट जाता है। रेटिनॉल और ऑप्सिन, रेटिनॉल जो है वो दो भागों में टूट जाता है, एक तो रेटिनॉल के अंदर और दूसरा ऑप्सिन के अंदर। रेटिनॉल जो है वो क्या होता है कि इसका लॉस हो जाता है, रेटिनॉल जो है लॉस हो जाता है, मतलब बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, और ऑप्सिन बॉडी में रहता है। रेटिनॉल जो है अपन डाइट के द्वारा अपने को वापस मिल जाता है, जब खाना खाएंगे तो रेटिनॉल वापस नया मिल जाएगा, क्योंकि डाइट के अंदर विटामिन ए होता है और ये हमें वापस मिल जाता है। और जो है इसका लॉस होता रहता है, रेटिनॉल का बॉडी से लॉस होता रहता है और डाइट के द्वारा वापस मिलता रहता है। अब जब हम प्रकाश से वापस जब अंधेरे के अंदर जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं, तो क्या होता है कि रेटिनॉल और ऑप्सिन वापस जुड़कर क्या करते हैं कि रोडोप्सिन बना लेते हैं। रेटिनॉल और ऑप्सिन वापस जुड़कर रोडोप्सिन बना लेते हैं और उसके बाद जो अपने डिम लाइट के अंदर दिखाई देने लगता है। तो क्या होता है कि जब जैसे ही अपन जो है लाइट से अंधेरे के अंदर जाते हैं, अंधेरे के अंदर डार्क के अंदर जाते हैं, जैसे ही अंधेरे के अंदर जाएंगे तो एक रिएक्शन होगी अपनी आंखों के अंदर, और वो रिएक्शन क्या होगी कि रेटिनॉल के साथ में ऑप्सिन जुड़ता है और ऑप्सिन जुड़कर रोडोप्सिन बनाता है, और जैसे ही आंखों के अंदर रोडोप्सिन बनने लगेगा तो आंखों के रोड्स काम करने लगेंगे और डिम लाइट के अंदर, कम प्रकाश के अंदर भी हमें दिखाई देने लगेगा। तो रेटिनॉल और ऑप्सिन जो है वो आपस में जुड़ने की जो प्रक्रिया है और जुड़ के रोडोप्सिन बन के और हमें दिखने लग जाता है, इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं डार्क एडेप्टेशन। और डार्क एडेप्टेशन में लगभग 1 से 2 मिनट लग जाते हैं, 1 to 2 मिनट्स। डार्क एडेप्टेशन टेक्स 1 to 2 मिनट, 1 से 2 मिनट लग जाते हैं डार्क एडेप्टेशन की प्रक्रिया के अंदर। तो अंधेरे से जैसे ही प्रकाश से अंधेरे के अंदर जाते हैं तो तुरंत कुछ नहीं दिखाई देता, थोड़ी देर बाद जो है वो सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। विटामिन ए एंड विजन की बात करें तो रोडोप्सिन जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस, इस मतलब विटामिन ए की कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टोलोपिया हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि रेटिनॉल जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल अवेलेबल नहीं होगा और रेटिनॉल के साथ में ऑप्सिन नहीं जुड़ पाएगा और रोडोप्सिन नहीं बन पाएगा, और यदि रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो अपने रोड सेल्स जो हैं वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे और अंधेरे में दिखाई नहीं देगा, डिम लाइट में हमें दिखाई नहीं देगा। और क्या फंक्शंस हैं अपन बात करें कि जो है विटामिन ए का और काम है स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है ये। विटामिन ए, सी और ई ये तीनों जो है वो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं, ठीक है। उनमें भी विटामिन ई जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है। विटामिन ई जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, ठीक है। तो विटामिन ए, सी और ई जो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं कि क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है तो कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं बॉडी के अंदर। इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट डालते हैं अपने बॉडी के ऊपर, टॉक्सिक इफेक्ट डालते हैं और सेल्स जो है उनकी एजिंग में है, एजिंग जो है वो जल्दी करवा देते हैं, मतलब सेल्स को जल्दी बूढ़ा बना देते हैं, है ना। क्या करते हैं ये, सेल्स को जल्दी बूढ़ा बना देते हैं, कौन, ये अपने फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हार्मोन होते हैं उन हार्मोन्स को अपन बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, या जो मटेरियल होते हैं, जो विटामिन होते हैं उन विटामिन को अपन बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन ए, सी और ई जो है वो तीनों एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं, मतलब फ्री रेडिकल्स जो है इनको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं कि टॉक्सिक होते हैं, सेल डैमेज करने का काम करते हैं, डीएनए डैमेज का काम करते हैं, मतलब इंसान को जल्दी बूढ़ा बना देते हैं ये फ्री रेडिकल्स, ठीक है ना। जैसे कि H2O2, सुपर ऑक्साइड, OH- वगैरह ये सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं और मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं। तो विटामिन ए जो है एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, बॉन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये क्या करता है, ये इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं की एक्टिविटी को जो है वो बढ़ा देता है, और ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं की एक्टिविटी जैसे ही बढ़ती है
तो क्या होता है कि ये जो है ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं की एक्टिविटी बढ़ती है, तो सेल्स जो है नहीं सेल्स बनते हैं, कौन से, बोन्स के सेल्स बनते हैं, और बोन्स का डेवलपमेंट में हेल्प करता है। बात करें रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ विटामिन ए। रिकमेंडेड डेली अलाउंस मतलब विटामिन ए जो है हमें डेली कितना लेना चाहिए, विटामिन ए पर डे हमें कितना लेना चाहिए। तो बात कर रहे हैं कि 750 माइक्रोग्राम पर डे, डेली हमें जो है वो 750 माइक्रोग्राम विटामिन ए लेना चाहिए। 750 माइक्रोग्राम विटामिन ए की जरूरत होती है, या फिर अपन बोलें कि 0.75 मिलीग्राम पर डे, प्रतिदिन हमें 0.75 मिलीग्राम या फिर 750 माइक्रोग्राम विटामिन ए की जरूरत होती है। मेल फीमेल या प्रेगनेंसी के अंदर सारी अवस्थाओं के अंदर जो है वो सेम इतनी ही मात्रा में जरूरत होती है। विटामिन ए जो है इसकी मात्रा को प्रेगनेंसी में नहीं बढ़ाया जाता, हमेशा ही 750 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए विटामिन ए। हाँ, लैक्टेशन के अंदर जो है विटामिन 200 माइक्रोग्राम पर डे बढ़ाया जाता है, 950 माइक्रोग्राम पर डे दिया जाता है। इन्फेंट या जो चिल्ड्रन होते हैं उनको 350 से 400 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन ए की जरूरत होती है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन सबसे ज्यादा जो फिश लीवर ऑयल के अंदर, या कॉड लीवर ऑयल, हेलीबेट लीवर ऑयल, ये सारे मछलियों के नाम है, हेलीबेट, कॉड लीवर ऑयल। तो मछलियों के लीवर के ऑयल में जो है वो सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए। वेजिटेबल सोर्सेज क्या है विटामिन ए का? वेजिटेबल सोर्स जो है कैरेट, गाजर, गाजर के अंदर जो है विटामिन ए जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और दूसरा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां जो है उनके अंदर भी विटामिन ए पाया जाता है। उनके अंदर विटामिन ए के साथ साथ में विटामिन के और विटामिन B9, फॉलिक एसिड जो है वो भी पाया जाता है। फॉलिक एसिड जो है वो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है। पपीता है, कैंटरलूप्स, मैंगो, इनके अंदर भी जो है विटामिन ए पाया जाता है। बात करें डिसऑर्डर्स की, विटामिन ए की कमी से बॉडी के अंदर क्या क्या बीमारियां हो सकती है। तो सबसे पहले बात करें नाइट ब्लाइंडनेस कि रात में जो है वो विटामिन ए की कमी से दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि जो है विटामिन ए की कमी से रोडोप्सिन जो है वो बन नहीं पाएगा। विटामिन ए की कमी से रोडोप्सिन नहीं बन पाएगा। रोडोप्सिन कैसे बनता है? जो कैसे बनता है कि रेटिनॉल जो है, रेटिनॉल के साथ में जो है ऑप्सिन जुड़ जाता है तो बनता है रोडोप्सिन बनता है। और रोडोप्सिन जो है यदि रेटिनॉल अवेलेबल ही नहीं होगा, मतलब विटामिन ए अवेलेबल ही नहीं होगा बॉडी के अंदर, तो रोडोप्सिन नहीं बन पाएगा। रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो रेड सेल्स, आईज के रेटिना के अंदर जो रोड सेल्स पाए जाते हैं, उन रोड्स के अंदर जो है रोडोप्सिन पिगमेंट नहीं होगा और रोड्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, रोड्स अच्छे से काम नहीं करेंगे और रात में दिखाई नहीं देगा। उस कंडीशन को अपन नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी या निक्टेलोपिया कहते हैं। बात करें कंजक्टाइवल जेरोसिस, कंजक्टाइवा जो है यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कंजक्टाइवल जेरोसिस हो जाता है, मतलब कंजक्टाइवा ड्राई हो जाता है, कंजक्टाइवल ड्राइनेस हो जाती है। और क्या होता है? बाइटोट स्पॉट, बाइटोट स्पॉट जो है वो भी विटामिन ए की कमी से होते हैं। These are the dirty, foamy, raised spot on the conjunctiva, आंखों की कंजक्टाइवा के ऊपर जो है डर्टी, फोमी, जागदार जो है स्पॉट बन जाते हैं, उनको अपन बाइटोट स्पॉट कहते हैं। ठीक है ना? These are the dirty, foamy, raised spot on to the conjunctiva। नेक्स्ट अपन बात करें केरेटोमेलेशिया। केरेटोमेलेशिया, केरेटोमेलेशिया क्या होता है कि आंख के जो कॉर्निया होते हैं उनकी थिकनेस जो है वो पतली हो जाती है। ठीक है, कॉर्नियल प्रोलैप्स हो सकता है और उसके कारण विजन का लॉस हो सकता है। इसका मतलब विटामिन ए की कमी से जो है वो आंखों की बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। केरेटोमेलेशिया हो सकता है, बाइटोट स्पॉट हो सकता है, और नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, और कंजक्टाइवल जेरोसिस। ये चारों जो है प्रॉब्लम्स आंखों की हो सकती है विटामिन ए की कमी के कारण। टोटल डोजेज की बात करें तो कितनी डोज दी जानी चाहिए? विटामिन ए जो है उसकी फर्स्ट डोज 9 महीने की एज पे दी जाती है। 9 मंथ ऑफ एज, 9 महीने की उम्र पे जो है विटामिन ए की फर्स्ट डोज दी जाती है। और विटामिन ए की फर्स्ट डोज जो देते हैं वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ऑरली दिया जाता है, ऑरली। सेकेंड डोज जो है वो जो है 18 महीने पे दी जाती है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं सेकेंड डोज 18 महीने पे। और उसके बाद जो है वो आफ्टर
जो मतलब 6.5 महीने के 6 महीने के गैप से जो है, जैसे कि 18 और 6 24 महीने पे 2 लाख और देंगे, फिर 30 महीने पे, फिर 36 महीने पे, फिर 42 महीने पे, 48 महीने पे, ऐसे हर 6 महीने बाद जो है विटामिन ए की डोज दी जाती है बच्चों को। विटामिन ए दिया जाता है एवरी 6 मंथ के बाद, अप टू 5 ईयर्स से बच्चे 5 साल तक के हो जाते हैं तब तक हर 6 महीने बाद विटामिन ए की डोज दी जानी चाहिए। तो ये हो गया विटामिन ए कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन बात कर रहे हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी जो है वो भी अपना एक तरह का फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन ए फैट सोल्यूबल है, डी फैट सोल्यूबल, ई फैट सोल्यूबल और के विटामिन के जो है वो भी फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो बात कर रहे हैं अपन विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी जो है वो एक तरह का फैट सोल्यूबल विटामिन है और विटामिन डी को अपन कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। कैल्सीफेरोल विटामिन डी जो है उसको कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं और इसको सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। सनसाइन विटामिन, ठीक है। सनसाइन विटामिन का मतलब है कि सूरज की रोशनी से, सनलाइट से जो है ये विटामिन हमें प्राप्त होता है, विटामिन डी। मुस्लिम्स जो है उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जो है बुर्का पहनने के कारण जो है मुस्लिम फीमेल्स के अंदर जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। ठीक है, स्किन के अंदर क्या होता है कि केमिकल होता है जिसको अपन बोलते हैं 7D हाइड्रोकैल्सीफेरोल। 7D हाइड्रोकैल्सीफेरोल अपनी स्किन के अंदर पाया जाता है और फिर क्या करता है कि ये बदलता है D3 के अंदर, इसको अपन बोलते हैं कोलेकैल्सीफेरोल। 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो है वो बदलता है कोलेकैल्सीफेरोल के अंदर, जिसको अपन विटामिन D3 बोलते हैं। ठीक है, यही D3 जो है वो विटामिन डी होता है और ये प्रिकर्सर है विटामिन डी का, D3। ठीक है, D2 जो उसको अपन बोलते हैं अर्गोकैल्सीफेरोल। विटामिन डी का मेन फंक्शन जो है वो है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना। विटामिन डी का काम है इंटेस्टाइन के अंदर से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करने का काम है विटामिन डी का। विटामिन डी इज इन स्टेरॉइड फॉर्म। विटामिन डी जो है वो स्टेरॉइड फॉर्म में पाया जाता है और क्या करता है, सीरम कैल्शियम लेवल को बनाए रखने का काम करता है विटामिन डी। विटामिन डी सीरम ब्लड के कैल्शियम के लेवल को बनाए रखने का काम करता है विटामिन डी। यदि विटामिन डी ज़्यादा तो सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है। का मतलब ये हुआ कि विटामिन डी और पैराथार्मोन दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि पैराथार्मोन हार्मोन जो है वो भी सीरम के अंदर ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। पैराथार्मोन हार्मोन अपन ने पढ़ा था, ये क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को, सीरम के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। जबकि कैल्सीटोनिन जो है वो कैल्शियम के लेवल को कम करने का काम करता है। कैल्सीटोनिन कहाँ से सिक्रीट होता है? थायराइड ग्लैंड के सी सेल से या पैराफोलिकुलर सेल से कैल्सीटोनिन सिक्रीट होता है, जबकि पैराथार्मोन जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। विटामिन डी जो वो क्या करता है, इंक्रीजेज कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इन इंटेस्टाइन, कैल्शियम रिचिंग प्रोटीन्स एट इंटेस्टाइन। विटामिन डी जो है इंटेस्टाइन के अंदर, आंतों के अंदर जो है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन जो है उसको बढ़ा देता है। क्या करता है कि कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जो है उनकी मात्रा बढ़ा देता है और उनकी मात्रा बढ़ने से जो है विटामिन डी जो क्या करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है। यदि विटामिन डी की कमी हो जाए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, तो बच्चों के अंदर जो है वो रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है और बड़े लोगों के अंदर जो बीमारी होती है उसको अपन बोलते हैं ऑस्टियोमेलेशिया। बड़ों के अंदर रिकेट्स बीमारी होती है, जबकि बड़ों के अंदर जो बीमारी होती है उस बीमारी को ऑस्टियोमेलेशिया कहा जाता है। ठीक है, तो बड़ों में जो बीमारी हो गई उसको ऑस्टियोमेलेशिया कहा और बच्चों के अंदर जो है उसको रिकेट्स कहा। तो विटामिन डी के सोर्सेज की बात करें कि विटामिन डी जो है हमें कहाँ से प्राप्त हो सकता है, तो रिचेस्ट सोर्स विटामिन डी का जो है वो भी फिश लीवर ऑयल है। फिश लीवर ऑयल जो है रिचेस्ट सोर्स है विटामिन डी का। मिल्क इज द पुअर सोर्स ऑफ विटामिन डी। मिल्क के अंदर विटामिन डी नहीं पाया जाता, ठीक है ना। मिल्क के अंदर तो कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है।
मिल्क के अंदर विटामिन डी नहीं पाया जाता। फिश लिवर ऑयल जो है वो विटामिन डी का प्रचुर मात्रा में स्रोत है। मिल्क इज गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है ना, मिल्क के अंदर कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन डी मिल्क के अंदर नहीं पाया जाता। इन बॉडी 99% बॉडी के अंदर 99% जो है वो बोन्स के अंदर पाया जाता है कैल्शियम। एज रिलेटेड, यदि एज जो है ज्यादा हो जाती है उसके कारण हड्डियां कमजोर हो रही है तो उसको बोलते हैं अपन ऑस्टियोपोरोसिस। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हड्डियां कमजोर हो रही है तो उसको बोलते हैं अपन ऑस्टियोमेलेशिया। उस कंडीशन को अपन ऑस्टियोमेलेशिया कहते हैं, उस कंडीशन को ऑस्टियोमेलेशिया कहते हैं। तो बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स बीमारी होती है। और बड़ों के अंदर विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेशिया हो रहा है, ऑस्टियोमेलेशिया। बड़ों के अंदर विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेशिया हो रहा है। तो बच्चों के अंदर जब विटामिन डी होता है, विटामिन डी की कमी हो रही है और रिकेट्स बीमारी हो रही है, तो रिकेट्स के कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। एक होता है पिजन चेस्ट, कबूतर जैसी चेस्ट, मतलब कबूतर चेस्ट कैसी होती है, फूली हुई चेस्ट होती है उसी तरीके से पिजन चेस्ट हो जाती है रिकेट्स बीमारी के अंदर बच्चों में। और लेग जो है वो बॉ शेप लेग होते हैं और नॉक नीज होते हैं। बॉ शेप लेग मतलब धनुषाकार जैसे, ऐसे धनुष जैसे इस तरीके से मुड़ा होता है ना, धनुष जैसे जो है वो लेग्स हो जाते हैं। और जो है नॉक नी हो जाता, मतलब दोनों घुटने एक दूसरे आपस में टच करने लगते हैं। तो ये कैल्शियम की कमी का साइन है, कैल्शियम की कमी का साइन होता है ये। नॉक नी, बॉ शेप लेग और पिजन चेस्ट, ये तीनों रिकेट्स के साइन एंड सिम्टम है, रिकेट्स डिजीज के। और रिकेट्स कब हो रहा है, बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर यदि कैल्शियम की कमी हो रही है तो उस डिजीज को अपन बोलते हैं रिकेट्स। और बड़ों के अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है, मतलब विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण यदि कैल्शियम की कमी हो रही है तो उसको बोलते हैं अपन ऑस्टियोमेलेशिया। तो बड़े लोग जो हैं, एडल्ट जो हैं, उनके अंदर विटामिन डी की कमी से क्या हो रहा है, सीरम कैल्शियम लेवल कम हो रहा है। और सीरम कैल्शियम लेवल कम होने से बोन्स जो है वो कमजोर हो रही है। और बोन्स के ऊपर जो है ऐसे हल्की सी जो है कई बार जो है दरार आ जाती है, स्यूडो फ्रैक्चर लाइन बोलते हैं उसको अपन, जूटा फ्रैक्चर जैसा दिखाई देता है लेकिन वास्तव में फ्रैक्चर नहीं है। इस कंडीशन को अपन मिल्कमैन सिंड्रोम भी कहते हैं, नॉन एज मिल्कमैन सिंड्रोम। स्यूडो फ्रैक्चर लाइंस होती है उसको मिल्कमैन सिंड्रोम कहते हैं। अपन यहाँ बात कर रहे हैं यदि विटामिन डी जो है उसकी रिकमेंडेड डेली अलाउंस RD है। रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना होता है विटामिन डी का, तो 200 इंटरनेशनल यूनिट, 200 इंटरनेशनल यूनिट जो है विटामिन डी का रिकमेंडेड डेली अलाउंस होता है, जिसको अपन 5 माइक्रोग्राम भी कह सकते हैं। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर विटामिन डी जो है इसकी मात्रा ज़्यादा देनी चाहिए और वो होता है 400 इंटरनेशनल यूनिट। 400 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन के अंदर विटामिन डी दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये विटामिन डी के बारे में सब कुछ था। नेक्स्ट विटामिन जो है फैट सोल्यूबल विटामिन की अपन बात करें, ए पढ़ लिया है, डी पढ़ लिया है। नेक्स्ट विटामिन जो है वो है ई, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे के बारे में। तो नेक्स्ट जो है फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वो है विटामिन ई। तो नेक्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन ई के बारे में अपन बात कर रहे हैं। विटामिन ई जो है इसका एक केमिकल नाम जो है वो उसको अपन बोलते हैं टोकोफेरोल। विटामिन ई का केमिकल नेम ऑल्सो नोन एज टोकोफेरोल। ये कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन ई का जो है वो दूसरा नाम क्या है, टोकोफेरोल। विटामिन ए का केमिकल नाम जो है टोकोफेरोल जो है, टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है विटामिन ई को। इसको अपन फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। कौन, विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है। विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई का दूसरा नाम जो है वो है ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। वेजिटेबल ऑयल्स, इनके अंदर जो है वो विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वेजिटेबल्स ऑयल के अंदर विटामिन ई जो है वो प्रचुर मात्रा के अंदर पाया जाता है।
तो यहाँ बात करें कि विटामिन ई जो है उसकी रिकमेंडेड डेली अलाउंस, विटामिन ई की रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है वो मेल्स के अंदर जो है 10 मिलीग्राम पर डे, जबकि फीमेल्स के अंदर जो है वो 8 मिलीग्राम पर डे होती है। रिकमेंडेड डेली अलाउंस मेल्स के अंदर 10 मिलीग्राम और फीमेल्स के अंदर 8 मिलीग्राम पर डे होती है, ठीक है ना। मतलब मेल्स को जो है विटामिन ई की ज्यादा जरूरत होती है, ब्यूटी विटामिन की। डेफिशिएंसी में कोज इनफर्टिलिटी, यदि जो है इस विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए तो इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये विटामिन ई के बारे में सब कुछ है। नेक्स्ट अपन बात करें विटामिन के बारे में। विटामिन के जो है इसको कोएगुलेशन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन के का दूसरा नाम है फाइलोक्विनोन, इसको फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, और उसको अपन बोलते हैं K1, फाइनोक्विनोन को K1, और मेनाक्विनोन के नाम से जो होता है उसको अपन बोलते हैं K2। फाइलोक्विनोन, मेनाक्विनोन, K1 और K2 है। इंटेस्टाइन में भी बनता है, अपने ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो जो है विटामिन के बनता है, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वो बैक्टीरिया जो है विटामिन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। विटामिन के को कोएगुलेशन विटामिन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि विटामिन के जो है वो क्लोटिंग फैक्टर्स का निर्माण करने में हेल्प करता है। क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10। क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2 जो है उसको अपन प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। क्लोटिंग फैक्टर नंबर 7 जो है उसको अपन स्टेबल फैक्टर बोलते हैं। क्लोटिंग फैक्टर नंबर 9 को अपन क्रिसमस फैक्टर कहते हैं, और क्लोटिंग फैक्टर नंबर 10 जो है उसको अपन स्टुअर्ट फैक्टर कहते हैं। 10 को अपन स्टुअर्ट फैक्टर कहते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन, स्टेबल फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर और स्टुअर्ट फैक्टर कहा जाता है। तो 2, 7, 9 और 10 क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 एंड 10, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स को बनाने में हेल्प करता है विटामिन के। इसलिए विटामिन के को जो है अपन कोएगुलेशन विटामिन के नाम से भी जानते हैं, कोएगुलेशन विटामिन। तो इन फैक्टर्स के एक्टिवेशन और सिंथेसिस के लिए जो है विटामिन के इज नेसेसरी। देखो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो क्या करता है, थ्रोम्बिन में बदलता है, और थ्रोम्बिन क्या करता है कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है, और क्या होता है, क्लोटिंग की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। इस तरीके से क्लोटिंग होता है। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलता है, और ये थ्रोम्बिन क्या कर देता है कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है, और ये फाइब्रिन जो है वो क्लोटिंग करवाने का काम करता है। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी जो है उससे हेमरेजिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। विटामिन के की कमी से हेमरेजिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और रिचेस्ट सोर्स जो है विटामिन के सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर विटामिन के जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन के जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर खूब अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन के की डेफिशिएंसी में जो है वो पीटी इंक्रीज हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है विटामिन के की कमी से इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। नॉर्मल जो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम 10 से 12 सेकंड होता है। एग्जाम्स में पूछा गया है नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम पीटी जो है वो नॉर्मल कितना होता है, 10 से 12 सेकंड का होता है, ठीक है। 10 से 12 सेकंड का नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी यदि हो जाती है तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम नहीं होता है सर, कितना है, 8 से 10 सेकंड। कुछ बुक्स में 8 से 10 लिखा हुआ है, लेकिन मेरे नोट्स में जो है 10 से 12 लिखा हुआ है सारी जगह। तो एग्जाम में जो पहले यदि आपने कोई क्वेश्चन पेपर अटेंड किया हुआ है उसके अंदर यदि 8 से 10 उन्होंने राइट किया है और उसमें यदि 10 से 12 ऑप्शन नहीं था तो अपन 8 से 10 जो है उसको सही मानेंगे। और उसमें क्या लिखा हुआ है, तो जो बुक्स है ना अपनी एनक्लेक्स वाली, उसमें देखा है आपने, एनक्लेक्स वाली जो बुक है शायद, तो उसमें तो 8 से 10 नहीं, 9 से 10 है, 11 है। 9 से 11 है ना, तो लगभग ये जो है 9 से 11 याद रखो इसमें। यदि एग्जाम वो मैं कंफर्म करके बता दूंगा। यदि 10 से 12 आता है तो भी राइट करना है, और 8 से 10 आता है तो भी राइट करना है। यदि 9 से 12, 9 से 11 यदि ऑप्शन 1 नहीं दिया हुआ होता है। ओके, ठीक है। तो बच्चों में जो है विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। बच्चों के जन्म के तुरंत बाद जो है उनके अंदर विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है, और ये इंट्रामस्कुलरली लगाया जाता है, और वेस्टस लेटरलिस मसल में लगाया जाता है। वेस्टस लेटरलिस मसल,
ठीक है ना। वेस्टस लैटरलिस मसल जो है, थाई पे जो मसल होती है, उस मसल के अंदर विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। रेकमेंडेड डेली अलाउंस विटामिन के की अपन बात करें तो 80 माइक्रोग्राम 80 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन के की जरूरत होती है। तो ये जो विटामिन के के बारे में हम लोगों ने सब पढ़ लिया है। और अपन बात करें कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सारे विटामिन जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन की कंपैरेटिव स्टडी की बात करें तो विटामिन ए को अपन रेटिनॉल कहते हैं, डी का दूसरा नाम कैल्सीफेरॉल है, ई का नाम टोकोफेरॉल है और विटामिन के का फाइलोक्विनोन है। विटामिन ए का काम है विजन में, देखने में हेल्प करता है। विटामिन डी को जो है अपन सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, ठीक है ना। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन या फिर जो है फर्टिलिटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और विटामिन के जो है उसको कोऑगुलेशन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। विटामिन ए का काम क्या करता है, विजन में हेल्प करता है, डिम लाइट के अंदर देखने में हेल्प करता है। विटामिन डी जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और विटामिन ई जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है और एंटीऑक्सीडेंट जो है का काम करता है। विटामिन ए सी ई ये तीनों क्या है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। और विटामिन के जो है वो क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10 इन चारों क्लोटिंग फैक्टर्स को बनाने में हेल्प करता है विटामिन के। विटामिन ए की आरडीए जो है वो 750 है, 750 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए, डेली चाहिए होता है, ठीक है। विटामिन डी जो है वो 200 इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन ए जो है 750 माइक्रोग्राम, विटामिन डी 200 इंटरनेशनल यूनिट, ई 10 मिलीग्राम और विटामिन के 80 माइक्रोग्राम पर डे। ये जो है विटामिन जो है जितने भी हैं इन सब के ये नाम जो है वो केमिकल नेम ये याद रखने जरूरी है। और इनकी आरडीए रेकमेंडेड डेली अलाउंस कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। और मेनली स्पेसिफिकली जो है प्रेगनेंसी में कितना इंक्रीज हो जाता है या फिर लैक्टेशन में कितना ज़्यादा लेना पड़ता है, इसके बारे में पूछा जाता है। और इनकी कमी से जो बीमारियां होती है वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोप्थेल्मिया, बाइटोटिस स्पॉट्स वगैरह। और विटामिन जो है डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर ऑस्टियोमेलेशिया हो जाता है। और विटामिन ई की कमी से जो इनफर्टिलिटी हो सकती है। और विटामिन के की कमी से हेमरेजिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने स्टडी कर ली है कौन से विटामिन के बारे में, फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अपन बात करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है उनको अपन बोलते हैं एक तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हो गया और सी हो गया। वाटर सोल्यूबल विटामिन दो हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है ना। बी और सी विटामिन जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन बी जो है वो कई तरह के विटामिन का एक ग्रुप होता है, इसलिए विटामिन बी को अपन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। और जबकि विटामिन सी जो है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी जो है वो ग्रुप ऑफ विटामिन है, इसलिए इसको बोल दिया कॉम्प्लेक्स। और विटामिन बी ज़्यादातर जो विटामिन हैं, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं, वो उनका एनिमल सोर्स होता है। ज़्यादातर विटामिन जो है वो एनिमल प्रोडक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। विटामिन बी जो जितने भी ज़्यादातर है वो एनिमल सोर्सेस के अंदर पाए जाते हैं। और फंक्शन क्या है, विटामिन बी का फंक्शन होता है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन इन तीनों के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। कौन? विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन इन तीनों के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है विटामिन बी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं विटामिन बी1 के बारे में। विटामिन बी1 का नाम जो है वो थायमिन है, थायमिन के नाम से भी जाना जाता है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का दूसरा नाम है थायमिन। थायमिन का काम क्या है, बॉडी का फंक्शन क्या है, बॉडी के अंदर 90% थायमिन के रूप में टीपीपी के रूप में पाया जाता है, ठीक है। थायमिन पायरोफॉस्फेट के रूप में जो है वो थायमिन पाया जाता है बॉडी के अंदर। 90% फॉर्म जो है थायमिन का बॉडी के अंदर थायमिन पायरोफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। हेल्प्स इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है कौन? थायमिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। पीडीएच रिएक्शन जो होती है वहां पर थायमिन की जरूरत होती है, पीडीएच रिएक्शन। देखो बात करें कि एनीमिया जो है, एनीमिया के अंदर विटामिन बी9 की कमी होती है,
ठीक है। पर्नीशियस एनीमिया के अंदर विटामिन B12, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो है उसके अंदर विटामिन B9 की कमी। ये पीडीएच रिएक्शन क्या होती है जी? पेंटोस डिहाइड्रेज रिएक्शन होती है ना, जैसे ग्लाइकोलाइसिस होता है, उसके बाद में क्रेब्स साइकिल होता है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में एक और रिएक्शन होती है, उसको अपन बोलते हैं पीडीएच, ठीक है ना। तो ग्लूकोज से, ये ग्लूकोज अपन ने जो लिया उसका मेटाबॉलिज्म होगा, पायरुविक एसिड बनेंगे, फिर पायरुविक एसिड से जो और क्या बनेगी, हमें एटीपी मिलेगी। तो ये जो प्रक्रिया होती है उसमें ग्लाइकोलाइसिस, पीडीएच रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल जो होता है, तो उनके अंदर जो है हमें इन हार्मोन्स की, इनकी जरूरत पड़ती है, विटामिन की। और जैसे विटामिन B1 की जरूरत होती है तो उसको अपन बोलते हैं टीपीपी, ठीक है ना। तो ये जो है इनके अंदर विटामिन की जरूरत होती है। ओके सर। हेल्प्स इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और न्यूरोट्रांसमीटर जो है उनके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि माइलिन सिंथेसिस, न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर माइलिन सीथ जो है वो बनाने में भी हेल्प करता है विटामिन B1। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे कि विटामिन जो है, विटामिन बी जो है, B9 की डेफिशिएंसी यदि हो रही है तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, मेगलोब्लास्टिक। और विटामिन B12 की कमी हो रही है तो होता है पर्नीशियस एनीमिया। याद रखना है, एनीमिया के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में विटामिन B9 की कमी होती है, जबकि पर्नीशियस एनीमिया में विटामिन B12 की कमी होती है। विटामिन B12 की कमी होती है पर्नीशियस एनीमिया में। प्रेगनेंसी में जो है इम्पोर्टेंट है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी के अंदर इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है, और दूसरा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को भी प्रिवेंट करता है। और विटामिन बी जो जितने भी होते हैं वो बॉडी के अंदर स्टोर फॉर्म में नहीं रहते हैं, ठीक है ना। ये किडनी के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए स्टोर फॉर्म में नहीं रहते, इनको लगातार खाने के साथ में लेना पड़ता है। देखो, वर्निक्स एंसेफेलोपैथी होती है, जिसको अपन कॉरसकॉफ एंसेफेलोपैथी भी बोलते हैं, वर्निक्स एंसेफेलोपैथी। ये क्या होता है कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी के कारण कॉरसकॉफ या वर्निक्स एंसेफेलोपैथी। और क्यों होती है? क्योंकि जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, अल्कोहलिज्म वाले जो पेशेंट होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि विटामिन B1 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, ठीक है। और विटामिन B1 की कमी से जो है वो एंसेफेलोपैथी हो जाती है। उस एंसेफेलोपैथी को अपन वर्निक्स एंसेफेलोपैथी या कॉरसकॉफ एंसेफेलोपैथी बोलते हैं। ये एग्जाम्स में बहुत बार इसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से जो है वो बेरी बेरी बीमारी होती है, बेरी बेरी, ठीक है ना। वेट बेरी बेरी और ड्राई बेरी बेरी, दो तरह की बेरी बेरी होती है, ठीक है ना। तो बेरी बेरी का बहुत एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेरी बेरी दो तरह की होती है, एक तो होती है वेट बेरी बेरी और दूसरी होती है ड्राई बेरी बेरी बीमारी। किसकी कमी से होती है? विटामिन B1 की कमी से जो है वो बेरी बेरी डिजीज होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, इसको बोलते हैं अपन वेट बेरी बेरी या फिर ड्राई बेरी बेरी। वेट बेरी बेरी के अंदर हार्ट के डिसऑर्डर्स होते हैं, जबकि ड्राई बेरी बेरी के अंदर नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। वेट बेरी बेरी के अंदर हार्ट डिसऑर्डर्स होते हैं और ड्राई बेरी बेरी के अंदर नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। हार्ट के डिसऑर्डर्स में क्या है? पाल्पिटेशन वगैरह होने लगेगा, जबकि ड्राई बेरी बेरी के अंदर जो है नम्बनेस होने लगेगी, सूनापन होने लगेगा, और डिफिकल्टी इन मूवमेंट, और बॉडी मूवमेंट्स में जो है डिफिकल्टी होने लगेगी, क्योंकि नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो बेरी बेरी दो तरह की हो गई, ड्राई बेरी बेरी और वेट बेरी बेरी। बात कर रहे हैं कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस की, डेली हमें कितना विटामिन चाहिए। विटामिन B1 जो है वो 1.5 से 2 मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है, ठीक है। फीमेल्स के अंदर 1 से 1.4 मिलीग्राम पर डे, प्रेगनेंसी के अंदर +0.4 और लैक्टेशन के अंदर +0.2। कवरिंग ऑफ व्हीट एंड राइस इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B1। चावल और जो है वो गेहूं के जो छिलके होते हैं, ब्रान होता है, वो जो होते हैं वो क्या रिचेस्ट सोर्स होते हैं। व्हीट और राइस के कवरिंग जो होती है वो रिचेस्ट सोर्स है विटामिन B1 का। विटामिन B1 का रिचेस्ट सोर्स है, इसीलिए बोलते हैं कि जो है आटे को बिना छाने यूज लेना चाहिए। चावल से विटामिन B1 के लॉस को रोकने के लिए एक विधि काम में ली जाती है, जिसे अपन बोलते हैं
पार बॉइलिंग टेक्निक। इस पार बॉइलिंग टेक्निक से यदि चावल को पकाया जाता है तो जो है वहां से चावलों से विटामिन B1 के लॉस को रोका जा सकता है। नेक्स्ट विटामिन बी की बात करें, नेक्स्ट है विटामिन B2। विटामिन B2 को अपन राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं, राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है विटामिन B2। ये एक लैटिन वर्ड है। विटामिन B2 जो है इसको राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, और विटामिन बी, ये राइबोफ्लेविन जो एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है राइबोस प्लस फ्लेवस। राइबोस एक तरह की शुगर होती है और फ्लेवस का मतलब होता है येलो या ग्रीन कलर। येलो या ग्रीन इन कलर जो है उसको बोलते हैं फ्लेवस। तो बॉडी के अंदर FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या फिर FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के रूप में पाया जाता है। ये अपने बॉडी के अंदर राइबोफ्लेविन जो है वो FAD या फिर FMN फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या फिर फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के रूप में पाया जाता है। राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट अपन बात करें कि FAD जो है वो PDH रिएक्शन में काम आता है, और FAD क्या करता है कि FADH2 बनाता है और 2 ATP रिलीज होते हैं। और विटामिन B2 का सोर्सेज की बात करें तो मेनली एनिमल सोर्स के अंदर विटामिन B2 जो है वो पाया जाता है अधिक मात्रा में। रेकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ विटामिन B2 है वही 1.5 से 2.5 मिलीग्राम पर डे, फीमेल्स के अंदर 1 से 1.7 मिलीग्राम पर डे, प्रेगनेंसी के अंदर +0.2 और लैक्टेशन के अंदर +0.4 मिलीग्राम जो है वो एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है। रेकमेंडेड डेली अलाउंस जो है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना चाहिए। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, एक तो स्टोमेटाइटिस हो सकता है, माउथ अल्सर हो सकते हैं, मुंह में अल्सर हो सकते हैं यदि विटामिन B2 की कमी से। इसलिए क्या करते हैं कि लोग जो है मुंह में छाले हो जाते हैं, तब जो है B कॉम्प्लेक्स जो है कैप्सूल खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि इसके अंदर B कॉम्प्लेक्स के अंदर विटामिन B2 भी है, और हो सकता है कि विटामिन B2 की कमी से जो है यदि छाले हुए स्टोमेटाइटिस हुए हैं तो विटामिन B2 खाने से ये वापस ठीक हो जाते हैं। स्क्रोटल लीजन, स्क्रोटम के अंदर कुछ लीजन्स भी हो सकते हैं, या स्क्रोटल डर्मेटाइटिस हो सकता है विटामिन B2 की कमी से। और कीलोसिस, कीलोसिस का मतलब होता है क्रैकिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ लिप्स। मुंह के जो है वो लिप्स के कॉर्नर जो है वो क्रैक हो जाते हैं, फटने लगते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं कीलोसिस, कीलोसिस भी कहते हैं अपन। ठीक है, B2 के बाद में अपन बात करें विटामिन B3 की। विटामिन B3 जो है इसको अपन नियासिन भी कहते हैं। विटामिन B3 का दूसरा नाम है नियासिन, नियासिन विटामिन। विटामिन B3 को अपन नियासिन के नाम से भी बोलते हैं। और विटामिन B3 इसकी कमी से जो है वो हमें एक बीमारी होती है, उसको अपन बोलते हैं पेलेग्रा। पेलेग्रा, पेलेग्रा जो है उसको 3D डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। पेलेग्रा विटामिन B3 या नियासिन की कमी से जो है वो पेलेग्रा बीमारी होती है। याद रख लेना, एग्जाम से बहुत बार पूछा गया है जो पेलेग्रा बीमारी कौन से विटामिन की कमी से होती है, या विटामिन B3 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो पेलेग्रा होता है, पेलेग्रा विटामिन B3। इसको अपन 3D डिजीज भी कहते हैं, 3D बीमारी भी कहा जाता है, इसको 3D डिजीज भी कहा जाता है। तो 3D के अंदर 3D क्या क्या होते हैं कि एक D तो होता है डर्मेटाइटिस, दूसरा होता है डायरिया, और तीसरा होता है डेमेंशिया। डर्मेटाइटिस, डायरिया, डेमेंशिया, और यदि अनकंट्रोल्ड रहता है तो 4th D भी आ जाता है, और पेशेंट की कई बार डेथ भी हो जाती है विटामिन B3 या नियासिन की कमी से। नियासिन की कमी से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। पेलेग्रा का मतलब होता है, पेले का मतलब होता है स्किन, और एग्रा का मतलब होता है रफ। स्किन रफ हो जाती है, डर्मेटाइटिस हो जाता है, डायरिया हो जाता है, डेमेंशिया मतलब भूलने की आदत हो जाती है, पेशेंट भूलने लगता है। ठीक है ना। विटामिन B3 की कमी से जो है वो डेमेंशिया होने लगता है, भूलने लगता है पेशेंट विटामिन B3 की कमी से। तो बात करें यदि बॉडी में, ये जो है NAD के रूप में पाया जाता है। नियासिन जो है वो NAD के रूप में पाया जाता है। NAD का मतलब होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड निकोटिनिक एसिड के रूप में पाया जाता है।
विटामिन, कौन सा विटामिन, विटामिन B3 नियासिन जो है वो NAD के रूप में पाया जाता है, और PDH का 5th एंजाइम होता है ये NAD। तो देखो ये डेमेंशिया जो बीमारी है वो यदि साइकेट्री में अपन बात करें तो साइकेट्रिक डिजीजेज दो तरह के होते हैं, एक जनरली मोस्टली बात करें, एक तो होता है साइकोसिस और दूसरे होते हैं न्यूरोसिस, ठीक है ना। तो साइकोसिस जो है वो मतलब सीवियर डिसऑर्डर्स हैं। तो इनके अंदर बात करें सिजोफ्रेनिया, मैनिया, डिप्रेशन, डेलीरियम और डेमेंशिया। डेलीरियम, डेमेंशिया, सिजोफ्रेनिया, मैनिया और डिप्रेशन ये सारे के सारे साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, जबकि एंजाइटी वगैरह दूसरे जो हैं वो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो मतलब सीवियर डिसऑर्डर्स हैं साइकेट्री के। ट्रिप्टोफैन जो है वो प्रिकर्सर होता है विटामिन B3 का, विटामिन B3 का प्रिकर्सर होता है ट्रिप्टोफैन। और रेकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ विटामिन B3 के रेकमेंडेड डेली अलाउंस की बात करें तो मेल के अंदर जो है वो 15 से 25 मिलीग्राम पर डे जो है वो विटामिन B3 की जरूरत पड़ती है, 15 से 25 मिलीग्राम पर डे, जबकि फीमेल्स के अंदर जो है वो 13 से 20 मिलीग्राम पर डे, 13 to 20 मिलीग्राम पर डे जो है वो विटामिन B3 की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के अंदर +2 और लैक्टेशन के अंदर +5 जो है जरूरत होती है। मेज का कंजप्शन ज्यादा करने वालों में पेलेग्रा होता है। जो लोग मक्का ज्यादा खाते हैं ना, मक्का, उनके अंदर पेलेग्रा बीमारी हो सकती है, क्योंकि इस मक्के के अंदर क्या होता है, ल्यूसिन होता है, ल्यूसिन, और इट इंटरफियर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन। और ल्यूसिन क्या करता है कि ट्रिप्टोफैन के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करता है। जब मक्का खाते हैं ना तो मक्के के अंदर ल्यूसिन होता है, और ल्यूसिन क्या करता है कि जो ट्रिप्टोफैन के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करता है। ट्रिप्टोफैन ही बाद में किस में बदलता है, विटामिन B3 के अंदर बदलता है। ट्रिप्टोफैन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो विटामिन B3 जो है वो कम हो सकता है, इसलिए मक्का खाने वाले लोगों के अंदर पेलेग्रा बीमारी हो सकती है, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डेमेंशिया और डेथ हो सकती है। नेक्स्ट विटामिन B कॉम्प्लेक्स में बात करें तो विटामिन B5 जो है उसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, 6 से 10 मिलीग्राम की जरूरत होती है। विटामिन B6 जो है उसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, 2 मिलीग्राम की रेकमेंडेड डेली अलाउंस है। और विटामिन B6 जो है इसका उपयोग ये है कि अपन जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देते हैं उनमें INH जो ड्रग है, आइसोनियाजाइड, ये आइसोनियाजाइड क्या करती है कि न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करती है बॉडी के अंदर, और इस न्यूरोटॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन B6 साथ में दिया जाता है आइसोनियाजाइड के साथ में। आइसोनियाजाइड के साथ में जो है वो विटामिन B6 दिया जाता है, विटामिन B6 दिया जाता है आइसोनियाजिड के साथ में। विटामिन B7 जो है इसको अपन बायोटिन के नाम से भी जानते हैं, और 30 से 40 माइक्रोग्राम पर डे इसकी रेकमेंडेड डेली अलाउंस होती है। नेक्स्ट विटामिन की बात करें, विटामिन B9। विटामिन B9 जो है उसको अपन फॉलिक एसिड या फोलेट या फोलेसिन के नाम से जान लेते हैं। ये एक लैटिन वर्ड है फॉलिक एसिड, जिसका मतलब होता है फोलियम। फोलियम का मतलब होता है लीफ लाइक, पत्ती जैसा। इसका मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं उनके अंदर फॉलिक एसिड जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर फॉलिक एसिड खूब मात्रा में पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में फॉलिक एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन बॉडी इन फाउंड इन फॉर्म ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट, टेट्राहाइड्रोफोलेट के रूप में जो है वो बॉडी के अंदर पाया जाता है विटामिन B9, ठीक है, TH, टेट्राहाइड्रोफोलेट के रूप में पाया जाता है बॉडी के अंदर विटामिन B9। विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, उसको अपन बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन B9 की कमी से जो एनीमिया होता है उस एनीमिया को अपन बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B9 की कमी से जो एनीमिया हो रहा है उसको अपन बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया B9 की कमी से और साथ में B2 की डेफिशिएंसी दोनों एक साथ हो जाती है तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। एक तरह का न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। देखो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, आयरन की कमी से हो सकता है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया B9 और B12 की कमी से, और पर्नीशियस एनीमिया ओनली B12 की कमी से हो सकता है।
नेक्स्ट बात करें रिकमेंडेड डेली अलाउंस की, RDA, डेली हमें कितना चाहिए, तो 100 माइक्रोग्राम और 0.1 मिलीग्राम पर डे हमें जो है विटामिन B9 जो है फॉलिक एसिड की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के अंदर 300 से 400 माइक्रोग्राम और लैक्टेशन के अंदर 150 से माइक्रोग्राम एक्स्ट्रा और जरूरत पड़ती है। प्रेगनेंसी में आयरन और फॉलिक एसिड जो है वो दिया जाना चाहिए, आयरन एंड फॉलिक एसिड जो है वो एक्स्ट्रा देते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। नेक्स्ट जो है वो अपन बात करें नेक्स्ट विटामिन के बारे में, वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नेक्स्ट टाइप जो है उसको अपन बोलते हैं B12, साइनोकोबालामिन विटामिन। साइनोकोबालामिन विटामिन जो है वो क्या होता है कि लास्ट विटामिन टू बी डिस्कवर्ड, ये जो है सबसे लास्ट में खोजा गया विटामिन है। साइनोकोबालामिन की खोज सबसे अंत में की गई थी और ये मोस्ट यूनिक विटामिन है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स विटामिन है और ओनली फाउंड इन एनिमल सोर्स। विटामिन B12 जो है सिर्फ और सिर्फ एनिमल सोर्स के अंदर पाया जाता है, प्लांट सोर्स के अंदर विटामिन B12 जो है वो बिल्कुल नहीं पाया जाता, प्लांट सोर्स के अंदर विटामिन B12 नहीं पाया जाता। देखो विटामिन B12 के फॉर्मूला की बात करें तो कार्बन के 63 मॉलिक्यूल होते हैं, हाइड्रोजन के 90 मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन के 14 होते हैं, फास्फोरस के 14 होते हैं और इसके अंदर कोबाल्ट भी पाया जाता है विटामिन B12 के अंदर। रेकमेंडेड डेली अलाउंस की बात करें तो 1 माइक्रोग्राम पर डे, 1 माइक्रोग्राम पर डे जो है विटामिन B12 की जरूरत होती है। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या कमी के कारण जो है वो जो एनीमिया होता है उस एनीमिया को अपन बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से जो एनीमिया हो रहा है उस एनीमिया को अपन बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है ना। क्या होता है कि विटामिन B12 के अवशोषण के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है। और देखें विटामिन B12 के सोर्सेज की बात करें तो ऑर्गन मीट जो है वो सबसे अच्छा सोर्स है, जैसे कि लीवर ऑफ गॉट है और ऑक्स है, पिग है, टोफू पनीर जो है उसके अंदर, और मिल्क और एग के अंदर जो है वो विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन C, तो ये हो गए अपने सारे के सारे बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन। नेक्स्ट वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है वो है विटामिन C। विटामिन C इज वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, इसको अपन एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन C का दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन। इसका फंक्शन क्या होता है, हेल्प्स इन आयरन एब्जॉर्प्शन, आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है कौन, विटामिन C। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कौन सा विटामिन करता है, विटामिन C जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है विटामिन C, है ना। और आयरन डाइट में फेरस रूप में फेरिक फॉर्म में होता है और विटामिन C क्या करता है कि इस फेरिक फॉर्म को फेरस फॉर्म में Fe+3 को Fe+2 में बदल देता है कौन, विटामिन C। तो विटामिन C का बहुत महत्वपूर्ण काम ये है कि जो खाना अपन खाते हैं उस खाने के अंदर आयरन जो है वो Fe+3 फॉर्म में होता है, फेरिक फॉर्म में रहता है और वो हमारी बॉडी जो है फेरिक फॉर्म को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो है वो Fe+2 फॉर्म में, फेरस फॉर्म में जो है वो विटामिन C पाया जाता है। फेरस Fe+3 को विटामिन C Fe+2 में कन्वर्ट कर देता है और फेरस फॉर्म जो है उसको अपनी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, फेरस फॉर्म को अपनी बॉडी जो है वो आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि विटामिन C का और क्या क्या काम होता है, तो ये हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू बनाने में हेल्प करता है, हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है, एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अपन बात करें डेली 1 ऑरेंज इज सफिशिएंट फॉर विटामिन C रिक्वायरमेंट। डेली का यदि एक संतरा यदि खाया जाए तो विटामिन C की जो है वो पूर्ति हो जाती है। खाने के 2 घंटे बाद जो है वो खाने के 2 आवर्स आफ्टर मील लेना चाहिए। बिफोर मील GI डिस्टर्बेंस हो जाता है और जस्ट आफ्टर मील डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब ये हुआ कि खाने के 2 घंटे बाद जो है वो जूस पीना चाहिए, संतरे का जूस जो है, मतलब विटामिन C यदि लेना चाह रहे हो आप
तो खाने के 2 घंटे बाद लेना चाहिए। यदि भूखे पेट आप ले लोगे तो क्या होगा कि जीआई डिस्टर्बेंस हो जाएगा, आप गैस बनने लग जाएगी, पेट दर्द होने लगेगा। और यदि खाने के तुरंत बाद लेंगे तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए खाने के 2 घंटे बाद जो है वो विटामिन सी लेना चाहिए। विटामिन सी शुड बी टेकन आफ्टर 2 आवर्स आफ्टर मील, ठीक है, 2 घंटे बाद जो है वो विटामिन सी जो है लेना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें विटामिन सी का सोर्सेज की बात करें तो विटामिन सी जो है वो आंवला के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे रिचेस्ट सोर्स जो है वो आंवला होता है। आंवला को इंडियन गूसबेरी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला इज द इंडियन गूसबेरी, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। सिट्रस फ्रूट्स जो है उनके अंदर, खट्टे फ्रूट जो है उनके अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है। रेकमेंडेड डेली अलाउंस उसकी बात करें विटामिन सी की, रेकमेंडेड डेली अलाउंस जो है वो नॉर्मली 50 मिलीग्राम की जरूरत होती है प्रेगनेंसी के अंदर, 60 मिलीग्राम और लैक्टेशन के अंदर 80 मिलीग्राम जो है वो जरूरत होती है हमें विटामिन सी की। इफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की कमी हो जाती है तो एक बीमारी होती है बॉडी के अंदर, उसको अपन बोलते हैं स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है उस बीमारी को अपन स्कर्वी को कहते हैं। क्या होता है कि इस स्कर्वी बीमारी के अंदर गम्स के ब्लीडिंग करने लगती है, गम्स में मसूड़ों के अंदर जो है वो ब्लीडिंग होने लगती है, उस बीमारी को अपन बोलते हैं स्कर्वी। विटामिन सी जो है और क्या काम करता है, बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये क्या करता है, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है, क्योंकि विटामिन ए, सी और ई ये तीनों जो है वो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन का काम करते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई तीनों एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। और क्या काम करता है, ये वुंड हीलिंग का काम भी करता है। कौन, वुंड हीलिंग का काम करता है कौन, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो वुंड हीलिंग का काम भी करता है। तो इस तरीके से जो है विटामिन के बारे में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा है। विटामिन जो है उसकी एक कंपैरेटिव स्टडी हम लोग कर लेते हैं कि विटामिन जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन बी1 जो इनको अपन थायमिन बोलते हैं, बी2 को राइबोफ्लाविन बोलते हैं, बी3 को पेलेग्राफ प्रिवेंटिंग हार्मोन बोलते हैं, बी3 है ना, और बी6 जो है आईएनएच के साथ में, बी6 को अपन पायरोडॉक्सिन बोलते हैं, बी7 को बायोटिन या विटामिन एच भी बोलते हैं। देखो बी1 की कमी से जो बेरी बेरी हो जाता है, विटामिन बी2 की कमी से क्या हो जाता है, स्टोमेटाइटिस हो जाता है, स्क्रोटल लीजन्स वगैरह हो जाते हैं। विटामिन बी3 की कमी से जो है वो, नियासिन की कमी से जो है पेलेग्रा हो जाता है, जिनको 3D डिजीज भी बोलते हैं, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डेमेंशिया, डेथ हो जाता है। विटामिन बी6 जो है किसके साथ में दिया जाता है, आइसोनियाजिड के साथ में विटामिन बी6 दिया जाता है, आइसोनियाजिड के साथ में, ताकि न्यूरोटॉक्सिसिटी को रोक सकें। और विटामिन बी7 बायोटिन जो है उसके नाम से जाना जा रहा है। नेक्स्ट अपन बात करें कि विटामिन बी7, ठीक है, विटामिन बी9 इंपॉर्टेंट है, इसको अपन फॉलिक एसिड बोलते हैं, फॉलिक एसिड, ठीक है ना, फॉलिक एसिड। और इसकी कमी से जो है वो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। विटामिन बी12 की कमी से जो है वो पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, पर्नीशियस एनीमिया। तो इस तरीके से जो है विटामिन सारे हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स जो हैं वो भी एक तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स को भी अपन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मिनरल्स जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो मिनरल्स के बारे में पढ़ने से पहले जो है अपन छोटा सा ब्रेक लेते हैं 2 मिनट का, और उसके बाद में जो है आगे मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। जस्ट 1 मिनट बाद फिर से मिलते हैं।
सो मिनरल्स जो हैं, और मिनरल्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो मिनरल्स जो हैं वो भी एक तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मिनरल्स आर आल्सो द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में बॉडी के अंदर जरूरत नहीं होती, बहुत कम मात्रा में जो है बॉडी के अंदर जरूरत होती है, लेकिन फिर भी जरूरत होती है बॉडी को इन न्यूट्रिएंट्स की, इसलिए इनको बोला है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स फिर से जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं मैक्रो मिनरल्स और दूसरे होते हैं माइक्रो मिनरल्स। मिनरल्स फिर से दो तरह के होते हैं, एक मैक्रो मिनरल्स और दूसरे होते हैं माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स, देखेंगे मैक्रो मिनरल्स जो हैं वो 60 मिनरल्स जितने भी हैं उनके 60 to 80% जो मिनरल्स हैं वो मैक्रो मिनरल्स हैं, और 20 to 40% जो है वो माइक्रो मिनरल्स हैं। मतलब इनको ट्रेस एलिमेंट्स भी कहा जाता है। माइक्रो एलिमेंट्स को अपन एक दूसरा नाम और होता है, इस नाम से अपन ट्रेस एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो मैक्रो मिनरल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों तो क्या हो गए? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। और उसके बाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ठीक है ना। तो कैल्शियम जो है, सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे क्या है? ये मैक्रो मिनरल्स हैं। जबकि आयरन है, कॉपर है, जिंक है, आयोडीन है, फ्लोराइड है, मैग्नीज है, ये सारे के सारे माइक्रो मिनरल्स हैं या ट्रेस मिनरल्स हैं। कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, देखो इस तरीके से अपन याद रखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम ये दोनों क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो मिनरल्स हैं। साथ में कैल्शियम और फास्फोरस मैक्रो मिनरल्स हैं, और मैग्नीशियम जो है वो मैक्रो मिनरल्स हैं। मैग्नीशियम याद रखना मैक्रो मिनरल्स हैं, ठीक है। बाकी मिनरल्स आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, फ्लोराइड, मैग्नीज, ये सारे के सारे जो है वो माइक्रो मिनरल्स होते हैं। ये सारे के सारे माइक्रो मिनरल्स होते हैं। आयोडीन क्या करता है कि थायरोक्सिन T4 बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसी तरीके से आयरन जो है वो आरबीसी बनाने में हेल्प करता है। तो ये सारे जो है अलग अलग फंक्शंस होते हैं इनके। आयरन की कमी से जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। आयरन की अधिकता होने से हीमोसिडेरोसिस बीमारी हो सकती है, हीमोसाइडेरोसिस। तो सारे जो मिनरल्स जो हैं इनकी अपन उपयोगिता देखेंगे और कौन सा मिनरल्स अपनी बॉडी के अंदर क्या काम कर रहा है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर हो सकता है ना, थायरोक्सिन नहीं बनेगा, और थायरोक्सिन नहीं बनेगा, थायरोक्सिन की कमी से जो है क्रेटिनिज्म हो सकता है या फिर मिक्सोडेमिया हो सकता है, और थायरोक्सिन की अधिकता से ग्रेव्स डिजीज हो सकती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ग्रेव्स डिजीज जो है वो थायरोक्सिन की कमी से होती है या थायरोक्सिन की अधिकता से होती है। तो थायरोक्सिन इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन यदि बॉडी के अंदर ज्यादा, ब्लड में ज्यादा, तो जो डिजीज होती है उसको अपन बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। तो ग्रेव डिजीज के अंदर जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाता है। तो बात करें सबसे पहले अपन कैल्शियम की बात करेंगे। कैल्शियम, तो कैल्शियम जो है वो क्या करता है? उसके एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी हेल्प करता है, और पैराथार्मोन और विटामिन डी जो है वो सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इन्फेंट को जो है 27.5 ग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है, जबकि एडल्ट को 1 से 1.5 किलोग्राम कैल्शियम, मतलब पूरी बॉडी के अंदर। यदि इंसान जो है 50 किलो का है तो उस 50 किलो के इंसान के अंदर जो है वो 1 से 1.5 किलो जो है वो कैल्शियम होता है टोटल। और 99% बॉडी में जितना भी कैल्शियम होता है उसका 99% कैल्शियम जो है वो बोन्स के अंदर होता है, हड्डियों के अंदर पाया जाता है। सारा का सारा ज्यादातर 99% कैल्शियम बोन्स के अंदर पाया जाता है। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सीरम कैल्शियम लेवल, नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल कितने ही एग्जाम्स में पूछा गया है, 8 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 8 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो वो सीरम कैल्शियम लेवल होता है नॉर्मल। 8 से 11 मिलीग्राम परसेंटेज बोल सकते हैं, या फिर 8 से 11 मिलीग्राम पर 100 ml भी कहा जा सकता है। कैल्शियम जो है वो बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कैल्शियम जो है वो 4th क्लोटिंग फैक्टर बनाने में हेल्प करता है, 4था क्लोटिंग फैक्टर, 4th क्लोटिंग फैक्टर। और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में जो है वो हेल्प करता है। यदि मसल बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं टिटेनी। टिटेनी बोलते हैं उस कंडीशन को, अपन बोलते हैं टिटेनी।
सॉरी, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं टिटेनी। सो देखते हैं आगे कि सीरम कैल्शियम लेवल जो है वो रेगुलेटेड किसके द्वारा किया जाता है। तो सीरम कैल्शियम लेवल को एक तो जो है विटामिन डी रेगुलेट करेगा, एक पैराथार्मोन रेगुलेट करेगा, और कैल्सीटोनिन जो है वो सीरम कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करेंगे। विटामिन डी और पैराथार्मोन कैल्शियम लेवल को बढ़ाएंगे, और कैल्सीटोनिन जो है वो सीरम कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करेगा। देखो, पायरोफॉस्फेटेज एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, डीमिनरलाइजेशन या डीकैल्सिफिकेशन का काम करता है बोन्स के अंदर। इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम कौन करेगा, विटामिन डी करेगा, पैराथार्मोन करेगा, एसिडिक पीएच करेगा, और लैक्टोज करेगा। और सीरम कैल्शियम लेवल को एब्जॉर्प्शन, सीरम कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम करने का काम कौन करेगा, एल्कलाइन पीएच, सीरियल्स, टी, कॉफी वगैरह जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। चाय कॉफी जो पीते हैं उनमें कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होता है। अनाज जो है उनके साथ में तुरंत कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो पाता है, और एल्कलाइन पीएच जो है उसमें कैल्शियम का पीएच एब्जॉर्प्शन कम हो पाता है। रेकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ कैल्शियम, डेली जो है हमें कितना चाहिए, तो कैल्शियम की डेली अलाउंस रेकमेंडेड जो है वो है 600 से 800 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। प्रेगनेंसी के अंदर 1000 से 1200, और लैक्टेशन के अंदर 1200 से 1500 मिलीग्राम पर डे जो है वो कैल्शियम की डेली जरूरत होती है। रिचेस्ट सोर्स कैल्शियम सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के अंदर, और रागी, बाजरे जैसा ही होता है रागी, है ना, उसके अंदर जो है वो कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। रागी के अंदर कैल्शियम खूब मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम जो है यदि इंक्रीज होता है उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपर कैल्शियमिया, और हाइपर कैल्शियमिया यदि होता है तो रीनल स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यदि कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया, मतलब 6 से 11 ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मल, यदि 6 से कैल्शियम का लेवल कम तो हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। और हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में जो है वो टिटेनी हो सकता है, बॉडी के अंदर टिटेनी, मतलब मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। क्या कह रहे हैं, 8 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है ना, 8 से 11, सॉरी 8 से 11, ठीक है। यहाँ पे यदि 6 6 से कम हो रहा है तो उस कंडीशन में टिटेनी होना स्टार्ट हो जाता है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अनएरोबिक बैक्टीरिया जो है वो जो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं उनके कारण, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई के कारण जो बीमारी होती है उसको अपन टिटेनस बोलते हैं। तो टिटेनी और टिटेनस बीमारी जो है दोनों अलग हैं। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई के कारण जो बीमारी होती है उसको तो बोलते हैं टिटेनस, और कैल्शियम की कमी के कारण जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं टिटेनी। और क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई जो है इसके बारे में याद रखने वाली बात है कि ये एक तरह के अनएरोबिक बैक्टीरिया है, मतलब इन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, और ये बैक्टीरिया जो है वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, और ये स्पोर जो है वो हाईली रेसिस्टेंट फॉर्म होती है, बहुत रेसिस्टेंट फॉर्म होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है इन स्पोर्स को जो है वो गलाने के लिए। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो उसके अंदर 3.3 मिलीग्राम आयरन होता है। ठीक है, कहाँ गया, सॉरी, आयरन की बात कर रहे हैं अपन, आयरन के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉडी में टोटल आयरन का जो है वो 70% हीमोग्लोबिन के कंपाउंड के रूप में पाया जाता है। बॉडी के अंदर जितना आयरन प्रेजेंट है, बॉडी में जितना आयरन पाया जा रहा है, उस आयरन का 70% जो है वो हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है उसके 2 भाग होते हैं, एक तो होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन जो होता है वो तो होता है प्रोटीन, और हीम के अंदर जो है वो आयरन जो है वो फेरस फॉर्म के अंदर पाया जाता है, फेरस फॉर्म में आयरन पाया जाता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर 3.3 मिलीग्राम आयरन होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर 3.3 मिलीग्राम आयरन होता है। तीन मिलीग्राम आयरन होता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर।
डाइट में जो है वो अपन खाना लेते हैं वो क्या होता है, आयरन +3 फॉर्म में, फेरिक फॉर्म में होता है। विटामिन सी उसको +2 में कन्वर्ट कर देता है, मतलब फेरस में कन्वर्ट कर देता है, और ये फेरस फॉर्म जो है वो अपने इंटेस्टाइन के अंदर आराम से एब्जॉर्ब हो सकता है। फेरस जो है वो हमें मिल जाता है फेरस फॉर्म में। ट्रांसफर फॉर्म ऑफ आयरन नोन एज ट्रांसफेरिन। आयरन का ट्रांसफर फॉर्म जो है उसको अपन ट्रांसफेरिन कहते हैं, ट्रांसफेरिन, ठीक है। और स्टोरेज फॉर्म जो आयरन का होता है उसको अपन बोलते हैं फेरिटिन। तो कई बार जो है वो फेरिटिन लेवल चेक करवाया जाता है। सीरम आयरन लेवल जो है या सीरम फेरिटिन लेवल जो है वो क्या होता है, 65 to 175 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होता है। एग्जाम्स में इसके बारे में कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्मल सीरम लेवल इज 65 to 175 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं रेकमेंडेड डेली अलाउंस के बारे में। कितना आयरन चाहिए, मेल्स को 20 मिलीग्राम डेली चाहिए, फीमेल्स को 30 मिलीग्राम डेली चाहिए, प्रेगनेंसी में 40 मिलीग्राम चाहिए। और मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ आयरन, आयरन के अंदर मिल्क नहीं पाया जाता है। मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ आयरन। आयरन कहाँ पाया जाएगा, लीवर के अंदर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर, ब्रिंजल बैंगन में आयरन खूब होता है, ठीक है ना। गुड़ के अंदर आयरन होता है, एप्पल के अंदर होता है, पोमग्रेनेट अनार के अंदर जो है वो आयरन खूब मात्रा में पाया जाता है। आयरन की कमी से जो बीमारी होती है उसको अपन बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है कि सेल्स जो आरबीसी जो बनती है वो क्या माइक्रोसाइटिक होती है, माइक्रोसाइटिक, ठीक है। और डेफिशिएंसी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, किस कारण से आयरन की कमी हो सकती है, तो यह हो सकता है कि इनटेक कम ले रहे हैं, खाने के अंदर आयरन कम ले रहे हैं, या फिर लॉस ज़्यादा हो रहा है, या फिर इंक्रीज रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, या फिर डिक्रीज एब्जॉर्प्शन हो रहा है। किसी भी कारण से जो है वो आयरन की जो है वो कमी हो रही है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, इंक्रीज आयरन। यदि बॉडी के अंदर आयरन की मात्रा इंक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हीमोसाइडेरोसिस। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं हीमोसाइडेरोसिस। तो आयरन की कमी से जो बीमारी होती है, आयरन की कमी से जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, और आयरन की मात्रा बढ़ने से हीमोसाइडेरोसिस हो जाता है। तो अपन बात करें आयोडीन के बारे में। नेक्स्ट मिनरल जो है वो है आयोडीन। आयोडीन क्या करता है, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन के बनाने में हेल्प करता है कौन, आयोडीन। सोर्सेज क्या है आयोडीन के, सी फूड और सी साल्ट। समुद्री साल्ट और समुद्री फूड जो है वो आयोडीन के सोर्सेज हैं। डेली 1 टीस्पूनफुल सोडियम क्लोराइड इज सफिशिएंट फॉर आयोडीन फुलफिलमेंट। 1 चम्मच नमक के अंदर 0.4 मिलीग्राम आयोडीन मिल जाता है, 0.4 मिलीग्राम। और आरडीए रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है वो कितना है, 0.1 से 0.2 मिलीग्राम है। बच्चों के अंदर जो है 0.2 से 0.5 मिलीग्राम जरूरत होती है, और प्रेगनेंसी के अंदर 0.2 से 0.5 मिलीग्राम, मतलब लगभग 0.4 मिलीग्राम पर डे जो है वो जरूरत होती है आयोडीन की। प्रेगनेंसी के अंदर आयोडीन की जरूरत एक तो बच्चों के जो स्केलेटन है उसके मैच्योरेशन के लिए और मेंटल ग्रोथ के लिए जो जरूरत होती है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन ग्रोइंग फीटस। यदि मान लो बच्चा जो बड़ा हो रहा है, फीटस बेबी बड़ा हो रहा है, और उस समय यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो बेबी के अंदर मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। आयोडीन एक तरह का क्या है, वोलेटाइल वाष्पीय पदार्थ है, वाष्प रूप में बन सकता है आयोडीन। तो खाना बनाने के बाद में जो है वो आयोडीन नमक उसमें डालना चाहिए। खाना बनाने से पहले, यदि पहले डाला जाता है तो आयोडीन की कमी हो जाती है। आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण जो बीमारी होती है उसको अपन बोलते हैं गॉइटर। आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है उसको अपन गॉइटर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नेक की स्वेलिंग हो जाती है, गला सूज जाता है, और इससे क्या होता है ट्रेकिया का कंप्रेशन होता है और डिस्निया होने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है गॉइटर बीमारी के अंदर। आयरन की डेफिशिएंसी से जो है वो थायरोक्सिन की भी कमी हो जाती है।
थायरोक्सिन की कमी हो जाती है। और थायरोक्सिन की कमी यदि बच्चों में होती है तो उस डिजीज कंडीशन को अपन बोलते हैं क्रेटिनिज्म। बच्चों में यदि कम हो रहा है थायरोक्सिन तो उसको अपन बोलते हैं क्रेटिनिज्म, ठीक है ना। और क्रेटिनिज्म में क्या होता है, बच्चों की हाइट कम रह जाती है और बच्चों का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता। क्रेटिनिज्म का कारण क्या है, थायरोक्सिन की कमी। देखो अपन यहाँ बात करें कि यदि ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी कमी से बच्चों में जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं अपन ड्वार्फिज्म। मतलब जो हाइट नहीं बढ़ रही है ग्रोथ हार्मोन की कमी से, तो उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। यदि थायरोक्सिन की कमी से हाइट नहीं बढ़ रही है तो उस डिजीज कंडीशन को अपन बोलते हैं क्रेटिनिज्म, ठीक है ना। ये जो ड्वार्फ होता है ग्रोथ हार्मोन की कमी से जो बना रहता है उसका आईक्यू नॉर्मल होता है, जबकि क्रेटिनिज्म मतलब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जो क्रेटिनिज्म होता है उसका जो है मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, मतलब आईक्यू जो है वो कम होता है, इनका आईक्यू कम होता है और मेंटल रिटार्डेशन होता है। देखो हाइपोथायरॉयडिज्म की एक कंडीशन में क्या हो सकता है, डिलेड मेनोपॉज हो सकता है और बीएमआर कम हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो सकता है और कोल्ड से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। फीवर के अंदर जब भी फीवर आता है तो बॉडी के अंदर बीएमआर बढ़ जाती है। सो गिव हाई कैलोरी डाइट। इसलिए जब भी फीवर होता है किसी भी इंसान को, बुखार होता है, तो हाई कैलोरी डाइट देनी चाहिए, क्योंकि फीवर के अंदर बीएमआर बढ़ा हुआ होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ी हुई होती है और उस समय जो है वो हाई कैलोरी डाइट देनी चाहिए। नेक्स्ट मिनरल जो है उसके बारे में बात करें वो है फ्लोराइड। फ्लोराइड मिनरल जो है वो क्या है कि एक तरह का जो इसका मेन सोर्स है फ्लोराइड का वो है वाटर। वाटर इज द मेन सोर्स। मतलब फ्लोराइड मेनली हमें जो है वो वाटर से मिलता है और कुछ समुद्री फूड जो है वो भी फ्लोराइड के अच्छे सोर्सेज हैं। सी फूड भी फ्लोराइड के अच्छे सोर्सेज हैं। डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोराइड जो है, यदि डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोराइड इन वाटर, यदि पानी के अंदर फ्लोराइड की कमी होती है तो डेंटल कैरीज हो जाती है। और यदि फ्लोराइड की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा होती है पानी में तो जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं फ्लोरोसिस। इसका मतलब ये हुआ कि यदि फ्लोराइड की कमी है तो भी बीमारी हो रही है, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है तो भी बीमारी हो रही है, ठीक है ना। नॉर्मल फ्लोराइड लेवल 1 पानी के अंदर जो है वो होना चाहिए, वो 0.5 से लेकर 1 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। आधा से लेकर 1 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो नॉर्मल फ्लोराइड होना चाहिए इतना पानी के अंदर। यदि इससे कम या ज्यादा फ्लोराइड होगा तो क्या होगा, बीमारी होगी। पानी में फ्लोराइड का लेवल की बात करें तो 10 ppm, मोर देन 10 ppm यदि हो जाता है तो वो फ्लोरोसिस को कॉज करता है। फ्लोरोसिस को कॉज करता है यदि मोर देन 10 ppm होता है। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। देखो 1 ppm जो है वो होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर। नॉर्मली जो है पानी के अंदर इतना 1 ppm जो है वो फ्लोराइड होना चाहिए। यदि फ्लोराइड की मात्रा 10 से ज़्यादा हो जाती है, 10 ppm से ज़्यादा हो जाती है, जो डिजीज कंडीशन होती है उस कंडीशन को अपन बोलते हैं फ्लोरोसिस। उस डिजीज कंडीशन को फ्लोरोसिस कहा जाता है। नॉर्मल फ्लोराइड की मात्रा पानी के अंदर 1 ppm होती है, 1 ppm। फ्लोरोसिस कब होगा, 10 ppm से ज़्यादा यदि मात्रा हो जाएगी पानी के अंदर फ्लोराइड की तो फ्लोरोसिस हो जाएगा। क्योंकि फ्लोरोसिस जो है दो तरह का हो सकता है, एक तो डेंटल फ्लोरोसिस हो सकता है और दूसरा स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है। दो तरह का फ्लोरोसिस हो सकता है, डेंटल फ्लोरोसिस एंड स्केलेटल फ्लोरोसिस। डेंटल फ्लोरोसिस का मतलब है कि दांतों के ऊपर पीलापन, दांतों के ऊपर यदि पीलापन जम जाता है और प्लेक का फॉर्मेशन, परत जम जाती है, उसको बोलते हैं डेंटल फ्लोरोसिस। और हड्डियों में क्या होता है, यदि इंक्रीज फ्रैक्चर चांसेस, जॉइंट में पेन होने लगता है, आर्थ्राल्जिया जॉइंट पेन होने लगता है, वो होता है स्केलेटल फ्लोरोसिस के साइंस। और यदि डेंटल फ्लोरोसिस होता है तो दांतों के एनामल की जो चमक होती है वो कम हो जाती है डेंटल फ्लोरोसिस। डेंटल कैरीज क्या है, डीमिनरलाइजेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ टीथ। दांत जो है उनका मिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन हो जाता है और दांत नष्ट होने लगते हैं, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं डेंटल कैरीज। उसको अपन बोलते हैं डेंटल कैरीज। दांत नष्ट होने लगते हैं, डीमिनरलाइजेशन होने लगता है। किसी भी
माइक्रोबियल इन्फेक्शन के कारण, तो इसको कहेंगे अपन डेंटल कैरीज। फ्लोराइड जो है वो दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार मतलब दोनों ओर से काटता है, कम होता है तो भी प्रॉब्लम बीमारी करता है और ज़्यादा होता है तो भी बीमारी करता है फ्लोराइड, इसलिए फ्लोराइड को अपन दो धारी तलवार कहते हैं। न्यूट्रिशन में नेक्स्ट अपन बात करें PFA के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, फेडिज्म, एडल्ट्रेशन, एडिटिव्स और फोर्टिफिकेशन के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो, फेडिज्म का मतलब होता है मिसकंसेप्शन अबाउट फूड, लोगों की कुछ अलग अलग भोजन के बारे में अलग अलग मान्यताएं जो होती है उसको अपन बोलते हैं फेडिज्म। तो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट PFA जो है वो क्या होता है, PFA जो है 1954 में लॉन्च किया गया था। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है खाद्य पदार्थों के अंदर अखाद्य पदार्थ मिलाना, एडल्ट्रेशन कहलाता है। मिक्सिंग ऑफ नॉन एडिबल मटेरियल इनटू एडिबल मटेरियल। देखिए अपन, जैसे कि लाल मिर्च के अंदर ईंट का पाउडर मिला देते हैं, और घी के अंदर उबले हुए आलू मिला देते हैं लोग, दाल चावल गेहूं के अंदर कंकड़ मिला देते हैं, पानी के अंदर दूध मिला देते हैं, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है वो डाल के दूध निकालते हैं। तो इस तरीके से जो है फूड एडल्ट्रेशन हो जाता है। फूड फेडिज्म क्या है, मतलब कुछ मिसकंसेप्शन, कुछ गलत धारणाएं होती है लोगों की, उनको बोलते हैं फूड फेडिज्म। जैसे कि जैन धर्म के अंदर प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, हिंदू जो है वो गाय का मांस नहीं खाते हैं, मुस्लिम जो है वो सूअर नहीं खाते हैं। तो ये जो है वो फूड फेडिज्म है, अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं होती है अलग अलग फूड्स के प्रति। फूड एडिटिव्स का मतलब क्या होता है कि फूड का टेस्ट बढ़ाने के लिए, इंक्रीज द टेस्ट ऑफ फूड, फूड का टेस्ट बढ़ाने के लिए यदि खाने के अंदर कुछ मिलाया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं एडिटिव्स। जबकि फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि फूड की क्वालिटी अच्छी करने के लिए जो है, जैसे कि आटे के अंदर जो है आर्टिफिशियली जो है यदि मान लो उनके अंदर विटामिन मिलाया जाता है तो उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट अपन बात करें कि मिड डे मील या स्कूल लंच प्रोग्राम के बारे में। तो फर्स्ट जो है सबसे पहले तमिलनाडु के अंदर लॉन्च किया गया था और पूरे इंडिया के अंदर 1995 के अंदर लॉन्च किया, 15 अगस्त 1995। नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, नेशनल प्रोग्राम न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, NPNSPE के नाम से जो है लॉन्च किया गया था ये प्रोग्राम। पहले क्या करते थे कि 300 कैलोरी जो है डाइट देते थे और उसमें से 12 ग्राम जो है वो प्रोटीन होना जरूरी होता था मिड डे मील के अंदर। अब जो है अपर प्राइमरी तक, मतलब 1 से 5 क्लास तक भी दे रहे हैं और 6 से 8 क्लास तक भी जो है बच्चों को मिड डे मील प्रोग्राम दिया जा रहा है। 1 से 5 क्लास तक के बच्चों को जो है वो 500 कैलोरी दिया जा रहा है पर डे और उसमें 12 ग्राम प्रोटीन होना जरूरी है, उसमें 12 ग्राम प्रोटीन होना जरूरी है। और 6 to 8 क्लास के बेबीज जो हैं, 6 to 8 क्लास के जो बेबीज हैं उनको 700 किलो कैलोरी पर डे फूड दिया जाता है मिड डे मील के अंदर और उसमें से 20 ग्राम जो है वो प्रोटीन देना जरूरी होता है, 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। तो जो है मिड डे मील प्रोग्राम के अंदर जैसे कि अनाज है, दालें हैं, वेजिटेबल्स हैं, दूसरी सब्जियां, ऑयल वगैरह, ये सारा मिक्स करके जो इस तरीके से फूड वहाँ प्रिपेयर किया जाता है। मंडे को जैसे कि रोटी सब्जी दे दी, ट्यूसडे को दाल चावल दे दिया, वेडनेसडे को रोटी दाल दे दिया, थर्सडे को दलिया खिचड़ी दे दिया। इस तरीके से जो है वो शेड्यूल्ड फिक्स होता है पूरे वीक का। और ये एक तरह का सप्लीमेंट्री प्रोग्राम है, मतलब जो घर पे खाना खा रहे हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा और सप्लीमेंट दे रहे हैं उसको, पूरक आहार है। मतलब घर पे तो जो खा ही रहे हैं वो जो कम पड़ रहा है विटामिन मिनरल्स, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है और फूड दिया जा रहा है। मिल्क का पीएच 6.4 या 6.8 होता है, मतलब वीक एसिडिक पीएच होता है मिल्क का पीएच। नेक्स्ट अपन बात करें अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है वो 1963 के अंदर लॉन्च किया गया था। ये क्या होता है कि टू इंक्रीज प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन, फिशरीज प्रोडक्शन, पोल्ट्री प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए
अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। कुकिंग मेथड्स की बात करें तो कुक करने के बाद जो खाना होता है, क्यों कुकिंग क्यों करते हैं कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए, फूड टेस्टी हो जाए और फूड अट्रैक्टिव बन जाए, इसलिए जो है कुकिंग किया जाता है। कुकिंग के अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे कि वाटर कुकिंग, पानी से पकाते हैं, बॉइलिंग करके या फिर सिमरिंग करके या स्ट्यूइंग करके, स्ट्यूइंग करके, तो अलग अलग तरीके से जो है वो पानी से पकाते हैं। एयर कुकिंग होता है, रोस्टिंग, बैंगन भरता वगैरह बनाते हैं, ग्रिलिंग जो वगैरह जो होता है। पार बॉइलिंग क्या होता है जो है फायर के तवे पर रोटी सेकते हैं, तो वो पैन बॉइलिंग होता है। बेकिंग जो है बेकरी आइटम्स जो पकाते हैं वो बेकिंग होता है। इस तरीके से जो है फ्राइंग जो होता है वो फ्राइंग भी अलग अलग तरह का हो सकता है, डीप फ्राइंग हो सकता है, सेलो फ्राइंग हो सकता है, ठीक है ना। और ड्राई फ्राइंग, डीप फ्राइंग, सेलो फ्राइंग हो सकता है। ड्राई फ्राइंग का मतलब होता है नो एडिशनल ऑयल और घी नहीं लेते, नारियल, खोया, मूंगफली वगैरह इनके अंदर खुद के अंदर ही जो है वो तेल होता है, उसी से जो है वो तल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्राई फ्राइंग। सेलो फ्राइंग में जैसे पराठा वगैरह अपन बनाते हैं तो सेलो फ्राइंग। डीप फ्राइंग जो है कंप्लीट जो है फूड को पूरा ऑयल के अंदर डिप करके उसको फ्राई किया जाता है, उसको बोलते हैं डीप फ्राइंग। स्टीम कुकिंग जैसे इडली, खमन, ढोकला वगैरह बनाते हैं वो स्टीम फ्राइंग होता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड,